नमस्कार। आज हम जानेंगे कि अनुसूची को किस प्रकार से निर्मित किया जाता है। आवश्यक चरण अनुसूची के निर्माण में कौन-कौन से होते हैं। अनुसूची एक क्रमबद्ध प्रश्नों की विषय से संबंधित सूची होती है, जिसे किसी उद्देश्य के लिए निर्मित किया जाता है। ये उद्देश्य पूर्ण हो तो उसके लिए कुछ निश्चित चरणों में अनुसूची के निर्माण की जो प्रक्रिया है और उसके संचालन की प्रक्रिया है, उसके लिए कुछ निश्चित चरण हैं, वो निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले चरण में ये निर्धारित किया जाता है कि अध्ययन विषय जो है, उसके किन-किन पक्षों को उसमें समाहित किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। सभी पक्षों का चुनाव करते हुए उसे अनुसूची के अंदर स्थान दिया जाता है। जैसे हम महिलाओं के संबंध में सशक्तिकरण को लेकर के अध्ययन यदि कर रहे हैं, तो उनके संबंध में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक ये विभिन्न स्थितियाँ उनकी या विभिन्न पक्ष या इनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ हैं, उनके अंदर इसे विभाजित किया जा सकता है, उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको। तो सबसे पहला ये चरण होता है जिसमें कि विविध पक्षों को निर्धारित किया जाता है कि किन-किन के बारे में हमें सूचनाएं हैं वो लेनी है। दूसरे चरण के अंदर इन पक्षों को अलग-अलग उपभागों में विभाजित कर दिया जाता है और ये निर्धारित किया जाता है कि उस उपभाग से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं वो प्राप्त करनी है। जैसे हमने इसके सामाजिक पक्ष को महिला सशक्तिकरण के अंदर भाग विभाजित किए, जिसमें सामाजिक एक पक्ष है। इसी सामाजिक पक्ष को हम विभिन्न उपभागों में विभाजित करते हैं। तो विवाह, परिवार, रीति रिवाज, प्रथाएं, इस प्रकार से जो इसके उपभाग बनाए जा सकते हैं, जिनके बारे में सूचनाएं हैं वो इकट्ठी करनी है। तृतीय स्तर के ऊपर हम इसमें प्रश्नों का निर्माण करते हैं कि जो सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है उससे संबंधित प्रश्नों को बनाना। प्रश्न न तो ज़्यादा अधिक होने चाहिए, न ज़्यादा जटिल होने चाहिए, न अस्पष्ट होने चाहिए, संदेहप्रद प्रश्न भी नहीं होने चाहिए, या बहुअर्थक प्रश्न है वो नहीं होने चाहिए। और इसी चरण के अंदर सारणी के अंदर वाक्य, उसके खाने आदि की रचना और प्रश्नों की भाषा को भी निर्धारित है वो किया जाता है। प्रश्न किस प्रकार के रखे जाएं, कौन से प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम अलग से प्रश्नों के निर्माण संबंधित जो अध्याय है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो इस स्तर के ऊपर अनुसूची के अंदर तृतीय स्तर के ऊपर प्रश्नों का निर्माण है वो किया जाता है। चौथे स्तर के अंदर इन प्रश्नों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है ताकि सभी सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से हमें प्राप्त हो सके। पहले पहले अनुसूची के अंदर सरल प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं और उसके बाद में जो विषय से संबंधित थोड़े गंभीर प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, ताकि वो ओरिएंटेड सूचनादाता हो जाता है एक प्रकार से उत्तर देने के लिए। और इस अनुसूची का जो पांचवा और अंतिम चरण है उसमें अनुसूची की प्रामाणिकता या वैधता देखी जाती है कि जिस उद्देश्य के लिए हमने अनुसूची में प्रश्नों का निर्माण किया था वह उद्देश्य प्राप्त होगा या नहीं। यदि इस अनुसूची को हम बड़े क्षेत्र के ऊपर एकदम से सीधे ही उतार देते हैं तो कई बार जो सैद्धांतिक रूप से प्रश्न हमने बनाए हैं वो प्रश्न के उत्तर हमें क्षेत्र में प्राप्त नहीं होते हैं और ऐसी स्थिति में हमारा जो अनुसंधान या अध्ययन है वो एक तरह से सफल नहीं हो पाता है। तो अनुसूची के अंदर जो प्रश्न बनाए हैं उन प्रश्नों के उत्तर
प्राप्त हो सकेंगे या नहीं, या उद्देश्य हमारा पूरा हो सकेगा नहीं, सूचनाएं हमें प्राप्त होगी या नहीं, यह देखने के लिए, ये जानने के लिए अनुसूची का प्रयोग बड़े पैमाने पर करने से पहले छोटे से क्षेत्र के अंदर दो चार अनुसूची का प्रयोग करके और सूचनाएं एकत्रित की जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि सैद्धांतिक रूप से जिन प्रश्नों का निर्माण किया गया है वो प्रश्न व्यवहारिक क्षेत्र में हमें सूचनाएं, उसका व्यवहारिक उपयोग जब हम करने निकल पड़ते हैं तो उसके अंतर्गत सूचनाएं हमें प्राप्त होगी या नहीं। यदि किन प्रश्नों के बारे में सूचनाएं प्राप्त नहीं हो रही या उत्तरदाता नहीं समझ पा रहा है उन प्रश्नों को, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन प्रश्नों की भाषा में परिवर्तन करके या नए प्रश्न जोड़ करके या कुछ उस प्रकार के जटिल प्रकार के जो प्रश्न हैं व्यवहारिक क्षेत्र में जो हमें महसूस होते हैं, तो उनको अलग करके हम अनुसूची में यथासंभव है वो संशोधन कर देते हैं, ताकि अनुसूची है वो ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं उसमें व्यवहारिक क्षेत्र में प्राप्त की जा सके। अनुसूची के कितने भाग होते हैं या अनुसूची के तत्व होते हैं, जिसमें ये कहा गया कि अनुसूची दो भागों से मिलकर बनती है। एक उसका अनुसूची का बाहरी भाग, बाह्य भाग कहलाता है, और एक अनुसूची की अंतर वस्तु कहलाती है या आंतरिक भाग कहलाता है। अनुसूची का जो बाहरी भाग है वो किस प्रकार से होना चाहिए, कैसी अनुसूची होनी चाहिए, तो इसको सबसे पहले निर्धारित किया जाता है। अनुसूची का जो बाह्य स्वरूप है वो आकर्षक होना चाहिए, और ये कहा गया कि उसमें जो कागज़ उपयोग किया जाना चाहिए वो रंगीन, चिकना और साफ़ सुथरा हो, खुरदरा या छकने वाला नहीं हो जिसमें शाई फैल जाए लिखते समय। तो उच्च क्वालिटी का जो कागज़ है वो उसमें प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अनुसूची का आकार कितना होना चाहिए, ना तो अनुसूची ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, ना ही अनुसूची ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। अनुसूची का एक आदर्श आकार 8x11 इंच का निर्धारित किया गया है, जिससे कि फाइलिंग किया जा सके, क्योंकि फाइल में रखना होता है उसको सुरक्षित। तो इस आकार की, जो कि फाइल के अंदर आसानी से सुरक्षित रखा जा सके, इस आकार की अनुसूची का कागज़ है वो प्रयोग में लिया जाता है। अनुसूची के बाईं ओर, एकदम बाईं ओर नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसमें हाशिया छोड़ना चाहिए तकरीबन 1-1.5 इंच की जगह का, क्योंकि फाइल में अनुसूची को लगाना होता है तो पंच करने की आवश्यकता होती है, और पंच करने के लिए हाशिया उसमें छोड़ा जाता है, और उसमें कोई निर्देश भी, यदि कोई आवश्यक निर्देश है तो वो भी उसमें नोट किया जा सकता है, अर्थात उसमें जगह होनी चाहिए थोड़ी सी, बाईं ओर हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा प्रश्नों के साथ में जो प्रश्न हम बनाते हैं उसमें अनुसूची के उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उत्तर लिखने होते हैं। स्थान नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में उत्तर लिखना संभव नहीं होगा। तो कितना उत्तर उसमें लिखना है ये निर्धारित करके उसमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अनुसूची की जो छपाई है वो साफ़ सुथरी और आकर्षक होनी चाहिए। वो ये नहीं कि उसमें कट मतलब वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ना हो, और इस प्रकार की चीज़ नहीं हो, अस्पष्टता नहीं हो कि प्रश्न वो पढ़ने में ना आए। अनुसूची के अंदर चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। ये कहा गया कि चित्र व्यक्ति को बोधगम्य अधिक होते हैं, अशिक्षित व्यक्ति भी उसे आसानी से बोधगम्य है वो कर लेता है। तो चित्रों का प्रयोग करके हम इसमें ज़्यादा सूचनाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूची के एक ही ओर लिखना चाहिए, दोनों ओर नहीं लिखना चाहिए, तो उसमें उसको देखने में आसानी रहती है और उसको प्रयोग लेने में आसानी रहती है। अनुसूची की ये तो बाहरी भाग होता है, जिनमें कुछ सावधानियाँ या कुछ तथ्यों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है अनुसूची बनाते समय। इसके अलावा अनुसूची के जो आंतरिक भाग है या अंतर वस्तु है, जिसमें कहा गया कि 3 भाग अनुसूची के कहे जा सकते हैं। आंतरिक भाग के 3 उपभाग या 3 पार्ट हैं उसके। इसमें सबसे पहला पार्ट है वो है प्रारंभिक सूचनाएं। सबसे पहले अनुसूची में ऊपर ही ऊपर प्रारंभिक सूचनाएं शामिल की जाती है, जिसमें
सबसे ऊपर अध्ययन विषय से संबंधित शीर्षक होता है, टाइटल होता है। उसके पश्चात संगठन का नाम, सूचनादाता का नाम, आयु, लिंग, जाति, धर्म, शिक्षा, उसका पता आदि की जानकारी उसके अंदर सम्मिलित की जाती है, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर आदि उसमें सम्मिलित किया जाता है। दूसरा भाग इसका अनुसूची का उद्देश्य से संबंधित मुख्य प्रश्न होते हैं। ये विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं जिनको कि सारणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिनके बारे में सूचना है वो प्राप्त की जानी है। प्रश्न कौन कौन से कैसे होने चाहिए हम अलग से इसके बारे में पहले ही बताया कि अलग से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो दूसरा पार्ट होता है उस उद्देश्य से संबंधित मुख्य प्रश्नों का। और तीसरा पार्ट होता है अनुसूची के अंदर अनुसंधानकर्ता के लिए निर्देश, कि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि किस किस प्रकार से सूचनाएं हैं वो एकत्रित की जानी है, कैसे प्रयोग की जानी है, क्या सावधानी रखी जानी है, और जो यथासंभव जो अर्थ हैं कई शब्दों के, हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे शब्द हों जिनके कि अर्थ अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाता के सामने रखे जाने हैं, तो वो भी उसमें लिखे जा सकते हैं। तो तीसरे भाग में अनुसूची प्रयोग के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए निर्देश होते हैं। तो इस प्रकार से अनुसूची का ये बाहरी और आंतरिक भाग से मिलकर के अनुसूची का निर्माण होता है। धन्यवाद।